हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय कॉर्नर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का शेष बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। आज हमें हानिकारक सूक्ष्मजीव, खाद्य परिरक्षण, परिरक्षण के तरीके, पाश्चुरीकरण, नाइट्रोजन स्थितीकरण, नाइट्रोजन चक्र को समझना है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के देना है। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? इसका आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पर। आज हमें सबसे पहले हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव वे सूक्ष्मजीव हैं जो पौधे, जीव जंतु, मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। यहाँ पर संदूषित का अर्थ है खराब कर देना। मतलब कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं, जिससे आगे वह प्रयोग करने लायक नहीं रहते। आइए आगे पढ़ते हैं मनुष्यों में रोगकारक सूक्ष्मजीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल द्वारा, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु से यदि कोई सीधे संपर्क में आ जाता है तो वह रोग का संचरण उस व्यक्ति में भी हो जाता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क के द्वारा फैलता है, संचरणीय रोग कहलाते हैं। यहाँ कायिक संपर्क का अर्थ एक दूसरे से छूलने का अर्थ है, जिसे पुराने समय में छुआछूत कहा जाता था। तो सूक्ष्मजीव छुआछूत के द्वारा भी रोग फैला सकते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण हो जाता है, यानी जो रोगाणु उसके शरीर पे चिपके हुए होते हैं वह भोजन पर आकर मिल जाते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से हमें बचना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ हमें रोगवाहक मच्छर के बारे में पढ़ना है। यह मक्खी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा रोग फैलाने वाला वाहक है। मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। यह मलेरिया का वाहक है तथा मादा एडीज, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, डेंगू वायरस का वाहक होती है। हम मलेरिया अथवा डेंगू को नियंत्रित किस प्रकार कर सकते हैं? क्या आपने सोचा है? मलेरिया तथा डेंगू को नियंत्रित करने के लिए हमें मच्छरों के ऊपर कंट्रोल करना होगा। मच्छरों पर कंट्रोल मच्छरों की संख्या को निर्धारित या अपने आसपास से हटाकर किया जा सकता है। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें? आइए जानते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं।
हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। यदि मच्छर पैदा होने से रुक गए, तब हम मलेरिया तथा डेंगू पर कुछ हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ आपको एक सारणी दी गई है, जिसमें आपको एक कॉलम में मानव रोग तथा वह रोग का कारक दे रखा है अगले कॉलम में, तथा उसके अगले कॉलम में संचरण का तरीका और उसके अगले कॉलम में बचाव के उपाय दे रखे हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहा जाता है, यह जीवाणु के कारण होता है। इसके संचरण का तरीका वायु है, मतलब यह वायु के द्वारा फैलता है। यह एक से दूसरे में वायु के माध्यम से फैल सकता है। इससे बचाव करने के लिए रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए तथा उसकी वस्तुओं को भी अलग रख देना चाहिए और टीके की व्यवस्था करानी चाहिए। आइए अगले रोग के बारे में देखते हैं। यह खसरा है। यह वायरस के द्वारा फैलता है तथा इसके संचरण का माध्यम भी वायु है। इसमें भी व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए तथा रोगी व्यक्ति के सामान को अलग रखना चाहिए तथा उसके टीका की व्यवस्था करानी चाहिए। अगला रोग चिकन पॉक्स है। यह वायरस के द्वारा होता है। यह वायु तथा सीधा संपर्क के द्वारा फैलता है। सीधा संपर्क मतलब हम यदि संक्रमित व्यक्ति से चिपकते हैं, हाथ मिलाते हैं, टच करते हैं, तो वह हमें भी हो सकता है। इनसे बचने के लिए रोगी व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए तथा उनकी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए तथा उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। आइए अगले रोग के बारे में पढ़ते हैं। पोलियो, यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। यह वायु तथा जल के माध्यम से फैलता है। इसके लिए भी हमें व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग रखना चाहिए तथा इसके टीकाकरण की व्यवस्था करानी चाहिए। आइए अगले रोगों के बारे में जानते हैं। हैजा जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। यह जल तथा भोजन के माध्यम से फैलता है। यदि व्यक्ति स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाए तो वह इस बीमारी से बच सकता है। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण इस बीमारी के दौरान प्रयोग करना चाहिए। टाइफाइड, टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके संचरण का तरीका जल है। यह जल के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। इसमें भी हमें स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए तथा भली भांति पका हुआ भोजन एवं उबला पेयजल तथा टीकाकरण का ध्यान रखना चाहिए। आइए अगले रोग के बारे में जानें। इसका नाम हेपेटाइटिस बी है। यह वायरस के द्वारा होता है। इसके संचरण का तरीका जल है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग तथा टीकाकरण इससे बचने का उपाय है। आइए अगले रोग के बारे में जानते हैं, जो मलेरिया है। यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इसका वाहक मच्छर है। यह मच्छर के द्वारा मानव शरीर में फैलता है। इससे बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए तथा मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न होने देना चाहिए। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम जंतु के रोगकारक जीवाणु के बारे में जानेंगे। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते, वरन वे दूसरे जंतु में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। आप रॉबर्ट कोच को दाएं तरफ चित्र में देख सकते हैं। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए
सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में जानें। यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में पादप रोग, दूसरे कॉलम में सूक्ष्मजीव, तीसरे कॉलम में संचरण का तरीका और चौथे कॉलम में चित्र के द्वारा समझाया गया है कि रोग होने के बाद पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। नींबू कैंकर, यह पादप में होने वाला रोग है जो नींबू के पौधे में होता है। यह जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है तथा इसके संचरण का तरीका वायु है। मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में ये वायु के माध्यम से फैल सकता है। इस चित्र में आप रोग ग्रसित नींबू को देख सकते हैं। आइए अगले पादप रोग के बारे में जानें। गेहूं की रस्ट, यह कवक द्वारा फैलता है। इसके संचरण का तरीका वायु एवं बीज है, यानी यह वायु एवं बीज की मदद से ग्रसित पौधों से स्वस्थ पौधों में फैल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पीला तथा लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि गेहूं के पत्तों पर पीले तथा लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। आइए अगले रोग के बारे में जानें। भिंडी की पीत, यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है। इसके संचरण का तरीका कीट है, यानी ये कीट के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैल जाता है। इस रोग के दौरान भिंडी के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला ये वायरस आप सब जान ही रहे होंगे इसके बारे में। इस समय इस वायरस का प्रकोप पूरे पृथ्वी पर छाया हुआ है। ये कुछ और नहीं, इसका नाम कोरोना वायरस है। यह इस समय सबसे नवीनतम सूक्ष्मजीव से होने वाला रोग है। यह वायरस के द्वारा फैला है। इसकी शुरुआत चीन से हुई और यह आज के समय सभी देशों में फैल गया है। इसका टीका अभी तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, यानी 22 अप्रैल 2020 तक नहीं बना है। यह बीमारी छुआछूत की बीमारी है। यह एक दूसरे से छूने से भी फैलती है। इसके अलावा हवा में छींक आदि के कारण भी यह फैल जाती है। इससे बचने के लिए सामाजिक अलगाव यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अपने हाथों को पानी तथा साबुन या सैनिटाइजर की मदद से कुछ समय अंतराल पर धोना चाहिए। अपने आँख, नाक, मुंह को टच नहीं करना चाहिए। छींकते समय अपने मुंह को कोहनी अर्थात एल्बो से ढक लेना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान अभी हमें घर पे ही रहना चाहिए और यदि आपको बुखार, कफ, सांस लेने में परेशानी हो तो आपको इसकी जांच करानी चाहिए। आइए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ हम फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाक्तन के बारे में पढ़ेंगे। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे बमन यानी कि उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी-कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार या रोगी हो सकता है अथवा कभी-कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। आइए आगे देखते हैं खाद्य परिरक्षण के बारे में। खाद्य परिरक्षण यह भोजन को संदूषित होने से बचाने का तरीका है। इसके अंतर्गत हम अपने भोजन को संदूषित होने से बचाएंगे। पिछले अध्याय में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। आपने देखा होगा घर पर हम कभी-कभी जब भोजन को बिना ढके खुले में छोड़ देते हैं, तब वह
ज्यादातर गर्मियों में अगर सुबह से शाम तक रखा रह जाता है तब उसके स्वाद में खट्टापन तथा उसमें से दुर्गंध आने लगती है। यह भोजन के संदूषित होने की निशानी होती है। हमें ऐसे भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन को हम परिरक्षित करके उसको संदूषित होने से बचा सकते हैं। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें। सबसे पहला उपाय है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः उन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक वे इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाते हैं। आपने देखा होगा बाजार से जो हम जैम आदि खरीद के लाते हैं तो वह इतने दिनों तक सुरक्षित क्यों रहता है? उनके सुरक्षित रहने के पीछे सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का हाथ है। ये सामान्य परिरक्षक हैं। आइए आगे देखते हैं नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। आइए अगले स्लाइड में अन्य परिरक्षण के बारे में पढ़ें। चीनी द्वारा परिरक्षण। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाने में किया जाता है। इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा कर सकते हैं। गर्म एवं ठंडा करके। अपने घर में मां को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबलने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ें। क्या आपने सोचा है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? आइए जानते हैं। क्योंकि वह दूध पाश्चरीकृत दूध होता है। अब पाश्चरीकृत दूध क्या होता है? आइए इसके बारे में भी जानें। इसके लिए हम सबसे पहले पाश्चरीकरण पढ़ेंगे। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में हम पहले दूध को कुछ समय के लिए गर्म कर लेते हैं, उसके बाद एकाएक ठंडा कर देते हैं और ठंडा करने के बाद उसे तुरंत स्टोर कर लेते हैं, जिससे दूध में सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाता और इस तरह से हमारा दूध सुरक्षित रहता है। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी बायोरोधी सील किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा होती है। आजकल जो मेवा तथा सब्जियां होती हैं वह सील इसलिए किए जाते हैं ताकि सील करने के बाद उसके अंदर बाहर के सूक्ष्मजीव प्रवेश ना कर पाए तथा प्रवेश ना कर पाने के कारण वह खराब ना हो। इस प्रकार मैदे तथा सब्जियां आदि बायोरोधी सील करने के कारण काफी टाइम तक सुरक्षित रहती है। आइए आगे वाली स्लाइड में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में जानें। आपने पिछली कक्षा में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा होगा, जो लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? स्थिरीकरण का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा करना। आइए जानते हैं आगे। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथियों में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है।
कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। सहजीविता का अर्थ एक साथ जीवन जीने से होता है। जैसे कई पेड़ पौधे या कई जीव जंतु एक साथ रहते हैं, वह एक दूसरे पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्भर रहते हैं, इसलिए वे सहजीवी कहलाते हैं। जैसे सेम एवं मटर, यह सहजीविता का उदाहरण है तथा सेम एवं मटर सहजीवी हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन त्वरित द्वारा, मतलब जब बादल टकराते हैं तब बिजली उत्पन्न होती है। उस बिजली के द्वारा नाइट्रोजन जो वायुमंडल में होता है उसका स्थिरीकरण हो जाता है तथा वह जमीन में यौगिकों के रूप में स्थिर हो जाते हैं। आइए नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझते हैं। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर रहने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। आइए नाइट्रोजन चक्र को अगले स्लाइड में पूर्ण तरीके से समझें। ये देखिए, ये हमारे पास नाइट्रोजन चक्र में सबसे पहले वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है। इसकी मात्रा स्थिर होती है। इसका उपयोग नीले हरे शैवाल एवं जीवाणु करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन नीले हरे शैवाल एवं जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन इनके पास स्थिर हो जाता है। उसके बाद ये जीवाणु व नीले हरे शैवाल इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं तथा ये यौगिक मिट्टी में स्थित हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले वायुमंडल में हमारे पास नाइट्रोजन है। इसके बाद नीले हरे शैवाल तथा जीवाणुओं ने इस नाइट्रोजन को अपने अंदर स्थिर कर लिया तथा इसको नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर दिया। नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करने के बाद यह मिट्टी में आकर मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी में उपस्थित ये नाइट्रोजनी यौगिक का अवशोषण या उपयोग पौधे जड़ों द्वारा करते हैं। इसके बाद इन पौधों से नाइट्रोजन जंतुओं में भोजन के द्वारा पहुंच जाता है तथा जंतुओं के उत्सर्जन व मृत्यु के बाद उत्पन्न नाइट्रोजन पुनः मिट्टी में मिल जाता है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। मिट्टी में ये देखिए, हमारे पास मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक हैं, जिसका उपयोग पौधों ने जड़ के द्वारा किया तथा इन पौधों को खाने वाले जंतुओं की वजह से यह उन जंतुओं में आ गया और ये जंतु उत्सर्जन तथा मृत्यु के बाद दोबारा पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं, तो यह नाइट्रोजन की यौगिक पुनः मिट्टी में आ जाते हैं। अब मिट्टी में उपस्थित यौगिक नाइट्रोजन जीवाणु के द्वारा गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पुनः वायुमंडल में मिल जाते हैं। आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं। नाइट्रोजन हमारा मिट्टी में यौगिक के रूप में आ गया, उसके बाद यह पुनः जीवाणु के द्वारा गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर वायुमंडल में मिल गया। कभी कभी जब बादलों के टक्कर के फलस्वरूप तड़ित उत्पन्न होता है, तब वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का
मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में मिल जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, जिसका उपयोग नीले हरे शैवाल ने किया। उसके बाद इसको नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करके मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिलने के बाद यह पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। पौधों में अवशोषित होने के बाद यह जंतुओं में चला गया। इन जंतुओं ने पौधों को भोजन के रूप में लिया था, इसलिए उसके बाद इन जंतुओं के उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु के बाद यह नाइट्रोजन अपशिष्ट पुनः मिट्टी में आ गया। अब मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिकों को जीवाणु के द्वारा गैसीय नाइट्रोजन यौगिक में पुनः परिवर्तन हुआ तथा यह पुनः वायुमंडल में आ गया तथा इन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तरित के द्वारा नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आइए वीडियो को एंड करने से पहले हम एक फैक्ट के बारे में जानें। जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य से बहुत पहले से रह रहे हैं। यह बहुत सख्त जीव हैं, इसलिए वे कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे बर्फीली पानी में भी जीवित पाए जाते हैं। वे कास्टिक सोडा की झीलें तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के पोखरों में पाए गए हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। ये संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर 200 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं जिसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। आइए अब उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं जिसको वीडियो के शुरू में पूछा गया था। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें जो हरे रंग का जीव है वह एक कोशिकीय जीव है तथा यह एक कोशिकीय जीव है जो सबसे लार्जेस्ट है, जो सबसे बड़ा है। इसका नाम कॉर्डलेपा टॉक्सीफाइला है। इसको आप चित्र में देख सकते हैं। यह अभी तक ज्ञात सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक